नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपने मुख्य तौर पर जो क्लास 9th के प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग आप सभी के समक्ष ये जो हमारा उदय बैच चल रहा है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं और हम लोग आप सभी के साथ जो आपका ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला विषय है उसको आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम लोग आप सभी के साथ इतिहास का आपका जो चैप्टर है उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान और भूगोल का जो आपका चैप्टर है उसको डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों अगर जब हम लोग बात करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पार्ट दिख जाते हैं, यानी कि हमें हिस्ट्री भी दिखती है, ज्योग्राफी भी दिखती है, उसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान भी दिखता है और उसी के साथ साथ हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारे सामाजिक अध्ययन का ही एक भाग हमें दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमारी आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आप क्या देखते हैं दोस्तों, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुख्य तौर पर बिहार बोर्ड के हैं या फिर कुछ बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं। तो आपके बोर्ड के अंदर क्या कर दिया गया, पालमपुर की जगह बिहार एक गांव की कहानी या फिर एमपी के एक गांव की कहानी, इस तरीके से चैप्टर का नाम दे दिया गया है। चैप्टर सेम ही है तो कृपया करके आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, है ना। बस चैप्टर का नाम पलट दिया गया है, चैप्टर के अंदर सारी बातें पूरे तौर पर आप सेम ही देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इसका डिस्कशन किया कि हम लोग मुख्य तौर पर किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर की हर एक कहानी को आप सभी के समक्ष डिस्कस करते चलेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों और आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हम लोग मुख्य तौर पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी के साथ पालमपुर गांव की कहानी इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्लास को करें शुरू, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं भैया जी आज की क्लास में अपन लोग किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं या फिर किन किन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, ये क्या होती है उसको समझेंगे। ग्रामीण का मतलब क्या होता है दोस्तों, गांव, और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि लोग गांव के अंदर किस तरीके से गांव को चलाते हैं, गांव के अंदर किस किस तरीके के काम किए जाते हैं, कैसे लोग अपने जीवन को गुजारते हैं। क्या गांव के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, क्या गांव के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कैसे किसी गांव को आप देखते हैं कि वहां के रहने वाले लोग चलाते हैं, वहां पर किस तरीके से लोग व्यवसाय करते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं उसको समझेंगे। उसी के साथ साथ गांव के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, यानी कि गांव जब भी हम लोग कल्पना करते हैं तो हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें मुख्य तौर पर वहां पर अधिकतर कृषि करते हुए या फिर किसानी करते हुए लोग दिखते हैं। अब ये जो हमारे कृषि करते हुए लोग हैं ये मुख्य तौर पर किन किन चीजों को पैदा करते हैं और उसको किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, संगठन का मतलब जोड़ के रखते हैं। भारत की जो आप देखते हैं कि कृषि रही है या फिर भारत के आप लोग अधिकतर गांव को देखते हैं या फिर हमारे देश के अधिकतर लोगों को देखते हैं तो हमारे देश में लगभग 70% जनसंख्या वर्तमान समय में भी खेती से जुड़ी हुई है। तो भारत में बहुत सारे लोग खेती के जरिए अपनी आजीविका को, अपने जीवन को चलाते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो हमारी कृषि की व्यवस्था रही है ये पुरातन समय से ही रही है, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है और इसको बेहतर करने की जरूरत है। क्यों, उसको हम लोग अपने आज के इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जमीन के उपयोग के लिए आप देखते हैं कि क्या क्या हानियां हमें दिख जाती हैं, इस वाले पॉइंट को भी हम लोग समझने वाले हैं। और उसी के साथ साथ भूमि का असमान वितरण, है ना। मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र रहे हैं, क्या रहे हैं दोस्तों, भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे क्षेत्र रहे हैं जो कृषि संबंधित हैं, वहां पर जो जमीन का बंटवारा हुआ है वो असमान तरीके से हुआ। आजादी के बाद आप देखते हैं कि बहुत से क्षेत्रों के अंतर्गत जो लोग रहे थे उन्होंने मुख्य तौर पर क्या किया कि अपने हिसाब से चीजों पर कब्जा कर लिया। तो बहुत से लोगों के पास बहुत सारी जमीन रही और कुछ लोगों के पास आप देखते हैं कि बिल्कुल भी जमीन नहीं रही। इसके क्या कारण है इसको हम लोग समझने की कोशिश अपनी कक्षा के अंतर्गत आप सभी के समक्ष करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों और एक एक कर हम लोग इनको आप सभी के सामने रखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। बहुत ही सिंपल बातें होंगी, बहुत ही आसानी के साथ आपको हर एक चीज समझते आती चलेगी, है ना। तो हम लोग मुख्य तौर पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि भारत के अंतर्गत, है ना, हमारा जो भारत है और भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे गांव हैं इनके अंतर्गत अगर आप लोग देखें एक चीज जो आपको बहुत ही कॉमन दिखती है वो क्या, कि भारत के गांव के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें मुख्य तौर पर यहाँ पर कृषि करते हुए लोग दिख जाते हैं, है ना। अधिकतर भारत के अंतर्गत अगर आप लोग कल्पना करते हैं या फिर जब भी मैं आपसे कहता हूं कि मुख्य तौर पर भारत की किसी गांव की कल्पना करो तो आपके दिमाग में एक चित्र जरूर आ जाता है। क्या भैया जी, आपके दिमाग में चित्र आ जाता है कि वहां पर बहुत सारी झोपड़ियां होंगी, वहां पर आपको क्या दिख जाती है, एक नदी दिख जाएगी, बहुत सारे वहां पर आपको खेत दिख जाएंगे। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर एक स्कूल हो सकता है, वहां पर एक चिकित्सालय हो सकता है। तो मुख्य तौर पर ये मोटे मोटे हमें क्या दिखते हैं दोस्तों,
क्षेत्र दिखते हैं, जिसके बारे में भी हमने आप सभी के समझ डिस्कशन किया। तो वर्तमान परिपेक्ष में अगर हम लोग गांव की कल्पना करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मुख्य तौर पर वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर मुख्य तौर पर एक सड़क होनी चाहिए जो मुख्य तौर पर क्या करती है, शहर को आपस में जोड़ती है ना। तो जब भी हम लोग किसी गांव की कल्पना करते हैं तो हमें वहां पर बहुत सारे घर, उसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारे खेत, गांव को चलाने के लिए हमारे पास मौजूद एक औषधालय या फिर एक चिकित्सालय या फिर आप देखते हैं कि स्कूल इसकी मौजूदगी होती है ना। तो हर गांव के अंदर आप देखते हैं कि मोरलेस हमें ये चीजें दिखी जाती हैं, अधिकतर गांव के अंतर्गत हमें इस प्रकार की सुविधाएं दिखी जाती हैं, है ना। तो ये तो भारत के अंतर्गत अगर आप लोग देखें कि जितने भी हमारे आदर्श गांव रहे, आदर्श गांव का मतलब कि जहां पर अच्छी सुविधाएं हैं। क्या भारत के हर गांव के अंदर हमें अस्पताल मिल जाएगा? क्या भारत के हर गांव के अंतर्गत हमें मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमें बिजली मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। तो कुछ ही ऐसे गांव हैं जहां पर हमें ये सुख सुविधाएं मिलते हुए दिखती हैं। भारत के अभी भी बहुत से गांव हैं जहां पर अभी भी आप देखते हैं कि पक्की सड़क नहीं पहुंची है, जहां पर अभी भी लोगों के घर कच्चे हैं और जहां पर अभी भी पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोगों ने मुख्य तौर पर क्या किया, आप सभी के सामने डिस्कशन किया कि भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर आज के समय में क्या हो गया, दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। और अगर हम लोग भारत के आकार के हिसाब से बात करते हैं, आप सभी को पता है कि हमारा प्यारा भारत दुनिया के अंतर्गत 7वें नंबर पर आता है ना। तो भैया जी जनसंख्या के हिसाब से भी हम बहुत बड़े हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हम आकार के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र हमारा देश माना जाता है। तो इतने बड़े देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो अधिकतर जनसंख्या रही है वो गांव के अंतर्गत ही आपको दिखती है। भारत की जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो भी अभी भी आपको कहां दिखती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ही दिखती है। और भारत के जब भी हम लोग गांव की बात करते हैं तो कुछ इस परिप्रेक्ष्य में हमें गांव का चित्रण दिखता है। यहां पर हम लोग आप सभी के समक्ष एक गांव के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है भैया जी? उसका नाम है पालमपुर गांव। ठीक है। अब इस गांव के जरिए, इस पालमपुर गांव के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर के जरिए हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंतर्गत किस तरीके से गांव का विकास होता है, भारत के अंतर्गत किस तरीके से गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो मुख्य तौर पर काम करते हैं, उन सभी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत के अंतर्गत अगर आप लोग देखें तो मोटे मोटे तौर पर हमें पालमपुर जैसे बहुत सारे गांव देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा पालमपुर गांव है भैया जी, आप क्या देखते हैं कि ये जो गांव है ये भारत के सभी सामान्य गांव की तरह ही एक गांव है। और देखें कि आज के समय में अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर शहर जितने हैं उससे ज्यादा हमारे पास गांव हैं, लेकिन अभी भी हमारे गांव के अंदर आप देखते हैं कि जो सड़कें हैं या फिर जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमें पूरे तौर पर नहीं मिल पाई हैं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आप देखें कि आजादी के लगभग 75 साल से भी ज्यादा पूरे हो जाने के बाद भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां पर अभी भी अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, हम देखते हैं कि अभी भी हमारी सड़कें पूरे तौर पर पक्की नहीं है, वहां पर अभी भी हमारे पास पूरी सुख सुविधाएं नहीं है। उसी के साथ भारत के हर गांव के आसपास हमें कुछ अच्छा अस्पताल मिल जाए या फिर स्कूल मिल जाए, ये भी हमें नहीं दिखता, है ना। तो अधिकतर भारत के अंतर्गत हम देखें कि जो हमारे गांव रहे हैं वहां पर सड़कों की कमी है, वहां पर अस्पताल अच्छे मामले में मौजूद नहीं है, स्कूल भी आपको आसपास नहीं दिखते हैं और अधिकतर गांवों के अंतर्गत आप देखते हैं कि बिजली नहीं है। तो जो शहरों के पास गांव है वहां पर तो बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन जो दूर क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे गांव हैं वहां पर अभी भी आप देखते हैं कि बिजली पहुंच गई है। अगर पहुंच गई है तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि लगातार नहीं आती है, उसके अंदर आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन होता रहता है, बिजली आती जाती रहती है। तो मुख्य तौर पर भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम देख पा रहे हैं कि उसकी स्थिति ज्यादा संतुलित नहीं है, है ना। चीजें यहां पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब भी हम लोग कल्पना करें तो भैया जी हमें तो कुछ इस प्रकार का गांव दिखना चाहिए ना, कि जहां पर इलाज के लिए अच्छा अस्पताल हो कम से कम, उसी के साथ बिजली की सुविधा हो, पक्की सड़कें हो, लोगों के पक्के घर हो, और पक्के घर नहीं हो तो मुख्य तौर पर आप देखें कि उनको जीवन गुजारने के लिए एक मजबूत घर की सुविधा हो और पानी की व्यवस्था हो। लेकिन ये एक आदर्श गांव है, लेकिन भारत के अधिकतर गांव अभी आदर्श गांव नहीं बन पाए, एक बेहतर गांव नहीं बन पाए, जिनको बनाने की जरूरत है। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं भैया जी हमारा ये जो पालमपुर गांव रहा है इसके संदर्भ में। और पालमपुर गांव के जैसे ही आप देखते हैं कि भारत में हमें बहुत सारे गांव देखने को मिल जाते हैं, तो इस गांव के जरिए मुख्य तौर पर आपको ये बताया जा रहा है कि भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे गांव रहे हैं वो किस तरीके से अपना क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। तो ये जो हमारा पालमपुर गांव है भैया जी, इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें कई जातियां देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ साथ कई धर्म देखने को मिल जाते हैं। आप जिस गांव विशेष से होंगे, है ना, अगर आप शहरों में रहते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज
आपके दादा परदादा गांव से आए होंगे, और अगर आप लोग गांव में रहने वाले हो तो आपको जरूर पता होगा कि आपके गांव के अंदर क्या सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ एक ही प्रकार की जातियां दिखती हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो मुख्य तौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो हमें किसी भी गांव के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म और उसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिल जाती हैं, है ना। और यहां पर अगर आप लोग देखें कि एक गांव में मुख्य तौर पर हम लोग देखें कि 50 से लेकर 500 तक के परिवार के लोग होते हुए देख सकते हैं। तो भारत के अंतर्गत हमें मुख्य तौर पर छोटे गांव भी दिख जाते हैं जहां पर सिर्फ 50 परिवार रह रहे हैं, और कुछ ऐसे गांव भी दिख जाते हैं जहां पर 500 परिवार भी आपको रहते हुए दिख रहे हैं। तो भारत के अंदर गांव का आकार छोटा भी है और उसी के साथ साथ आपको बड़ा भी दिख जाता है। अधिकतर अगर हम लोग भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं या फिर भारत के अधिकतर गांव की बात करते हैं तो हम एक चीज को बहुत समानता देखते हैं, और पालमपुर गांव के अंतर्गत भी हमें यह चीज देखने को मिलती है कि अधिकतर जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, ऊंची जाति का मतलब कि मुख्य तौर पर वो लोग जो पुराने समय में मुख्य तौर पर आप देखते थे कि ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिन्होंने संसाधनों पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, आप देखते हैं कि समाज के अंदर ऊंचा प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त कर लिया एक प्रकार से। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत जो लोग आपको ऊंची जाति से संबंधित दिखते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको गांव के मध्य, है ना, क्या है दोस्तों, गांव के मध्य में रहते हुए दिखते हैं, कि एकदम गांव के सेंटर में जो रहने वाले अधिकतर लोग होते हैं वो ज्यादातर ऊंची जाति से संबंधित होते हैं। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हम सभी को समान माना गया है। ये जो ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव है इसको पूरे तौर पर समाप्त किया गया है। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो मुख्य तौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं वो ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, जिनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जो गांव के अंदर कमजोर होते हैं, वो आपको कहां दिखते हैं, वो आपको गांव के बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत दिखते हैं। तो जो गांव का गरीब तबका होता है, जो गांव का कमजोर आपको दिखता है कि परिवार होते हैं, जो साधारण काम करते हैं, वो गांव से बाहरी क्षेत्र में आपको बसते हुए दिखते हैं। और मुख्य तौर पर जो गांव के मजबूत लोग होते हैं, जो एक प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो गांव के मध्य में आपको रहते हुए दिखते हैं। और जो अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि जिनकी संख्या आप देखते हैं कि कम होती है गांव के अंतर्गत, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, वो भी आपको गांव से बाहर ही बसे हुए दिखते हैं। भारत के अधिकतर गांव की आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं यही रूपरेखा रही है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर बहुत से ऐसे भी लोग हमें दिख जाते हैं गांव के अंतर्गत जिनके पास तो जमीनें ही नहीं होती हैं। ऐसे लोग जो पावरफुल हैं, जो ऊंची जाति से संबंधित है, वो गांव के मध्य में बसे हुए दिखते हैं। ऐसे लोग जो मुख्य तौर पर साधारण काम करते हैं वो गांव के बाहर रह रहे हैं और उन्हीं बाहरी क्षेत्र के अंदर उनके घर बने हुए हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुख्य तौर पर जिनके पास गांव के अंदर जमीन ही नहीं होती है, वो दूसरों की जमीनों पर क्या करते हैं, काम करते हैं, और उन्हीं के द्वारा दी गई जमीन पर अपना झोपड़ी डालकर क्या करते हैं, अपने जीवन को गुजारते हैं। और ऐसे अधिकतर जो हमारे लोग होते हैं वो हमारे दलित भाई के तौर पर पुकारते हैं, जो एकदम आपको दिखता है कि सबसे निचले समाज के स्तर के तौर पर पुकारे जाते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे दोस्तों, और वो क्या है भैया जी, इसे कहा जा रहा है उत्पादन, है ना। अब तक तो हमने मुख्य तौर पर यह समझा कि किसी भी गांव के अंतर्गत अगर हम लोग समझते हैं कि उसका सामाजिक स्वरूप क्या होता है, कि किसी भी गांव के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, या फिर जो हमारा ये पालमपुर गांव रहा था उसका सामाजिक स्वरूप कैसा था। लोग जो पावरफुल हैं वो गांव के मध्य में है, जो लोग कमजोर हैं वो गांव के बाहर है, और जो सबसे कमजोर है उनके पास तो जमीनें ही हमें नहीं दिख रही है। अब यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग सामाजिक रूप के लोग हमें गांव के अंतर्गत दिखते हैं, ये किस किस तरीके के कामों को करते हैं और किस किस तरीके के कामों को कर ये अपनी आजीविका को या फिर अपने घर को चलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहां पर हमें सबसे पहले दिख रहा है उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज को बनाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज को निर्मित करना, है ना। तो इस शब्द के हमें 3 अर्थ यहां पर दिख रहे हैं। और जब भी हम लोग गांव के संदर्भ में उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है भैया जी, वहां पर हमें 4 महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि अगर आपको किसी भी चीज का उत्पादन करना होगा, अगर आपको किसी भी चीज को बनाना है, तो आपको मुख्य तौर पर 4 चीजों की आवश्यकता होगी। क्या है, सबसे पहले आपको भूमि की जरूरत होगी, है ना। मान लीजिए कि अगर मुझे खेती करनी है तो भैया जी खेती कहां करूंगा, खेती क्या मैं आसमान में जाके करूंगा, खेती क्या मैं नदी में जाके करूंगा, नहीं। खेती करने के लिए आपको मुख्य तौर पर क्या है कि आपको जमीन की आवश्यकता होगी। उसी के साथ साथ दूसरी चीज क्या है दोस्तों, आपको श्रमिक। श्रमिक का मतलब क्या होता है कि आपको मजदूर, है ना, या फिर आपको क्या दिखता है कि वो लोग जो आपके साथ काम कर सकते हैं, है ना, जो आपके लिए काम कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता होगी। तो अगर मुझे खेती करनी है तो मुझे खेत की जरूरत होगी, जमीन की जरूरत होगी, भूमि की जरूरत होगी, और उसी के साथ साथ
अगर मेरे पास भूमि है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं श्रमिकों को ला सकता हूं, मजदूरों को ला सकता हूं और उसके बाद उस पर खेती कर सकता हूं। या सिर्फ इन दोनों चीजों के जरिए मैं अनाज पैदा कर सकता हूं, ऐसा नहीं है भाई, तीसरी चीज की भी जरूरत होगी और वो क्या है दोस्तों, उसे हम लोग कह रहे हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब क्या है कि मुख्य तौर पर आपको आवश्यकता होगी किस चीज की, पैसे की, कि अगर आपको खेती करनी है, खेती करने के लिए बीज की जरूरत होगी, तो वो बीज कहां से लेकर आएंगे, उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। जो मजदूर आपके लिए काम करेंगे उनको भी तो आपको पैसा देना होगा, और उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी दोस्तों, उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं कि जमीन, श्रमिक, उसी के साथ जो हमारी भौतिक पूंजी है और मानव पूंजी, इन सभी की हमें आवश्यकता होगी। एक एक कर इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमि के संदर्भ में देखते हैं। भैया जी भूमि है ना, आप देखेंगे किसी भी चीज के उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप गांव के अंदर खेती करना चाहते हैं, अगर आप गांव के अंदर दुकान लगाना चाहते हैं, अगर आप गांव के अंदर जानवरों को पालना चाहते हैं, तो आपको जमीन की जो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम मुख्य तौर पर देखते हैं कि ये एक सीमित और दुर्लभ संसाधन है। ये जो जमीन है या फिर ये जो हमारी भूमि है, ये एक सीमित संसाधन है। जितनी बन चुकी है, भगवान ने, ईश्वर ने जितनी बना दी है उतनी ही है, इसका आकार बढ़ाया नहीं जा सकता है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारा ये जो संसाधन है जमीन, ये एक सीमित संसाधन है और ये बहुत ही दुर्लभ है ना। आप चाहते हैं कि इसमें हमें अलग अलग प्रकार के तत्व देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि जमीन को बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है। जैसे हमें पता है कि मुख्य तौर पर जितनी जमीन उपस्थित है, जितना भारत का आकार है उतना ही रहेगा, उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। उसी के साथ हम देखते हैं कि जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है, कि भारत की अगर हम लोग जनसंख्या को देखें तो बहुत तेजी के साथ भारत की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर हम लोग 2001 के आंकड़ों को आपके सामने रखते हैं तो हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि भारत की पॉपुलेशन 102 करोड़ हुआ करती थी, और वहीं 11 साल बाद, 10 साल बाद अगर हम लोग देखते हैं कि साल 2011 के अंतर्गत आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हम लोग 121 करोड़ के आसपास हो गए। तो बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। तो बड़े स्तर पर भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसी वजह से जो हमारे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जमीन पर अत्यधिक भार पड़ रहा है, हमारी भूमि पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि चीजें जो हैं वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि भूमि पर बहुत ज्यादा उसका भार पड़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम लोग देखते हैं कि जब जमीन को बांट दिया जाता है, कि मान लीजिए कि अगर कोई परिवार विशेष है और उस परिवार के अंतर्गत अगर आप देखें कि मुख्य तौर पर कि भैया जी 50 गज जमीन है, कि कोई परिवार है जिसके पास 50 गज जमीन है, और अगर वहां पर 2 भाई हुए तो आप देखते हैं कि फिर उनके अंतर्गत 25-25 जमीन को बांट दिया जाएगा। फिर अगर इनके भी दो बच्चे हुए तो आपको दिखता है कि फिर 12.5 करके जमीन को बांट दिया जाएगा। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी जनरेशंस बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे नई नई पीढ़ियां आती जा रही हैं, तो लोगों के पास कम जमीन ही प्राप्त हो रही है। पुराने समय के अंतर्गत आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि अब लोगों के पास बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में जमीन हो पा रही है। अब जब कम जमीन होती है तो इस वजह से क्या किया जाता है, कम उत्पादन किया जा सकता है। कि भैया जी दादाजी के पास 50 गज जमीन थी तो वो बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, पोतों के पास आप देखें कि बहुत कम जमीन है तो वो बहुत कम उत्पादन आपको करते हुए दिखेंगे। तो जमीन एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, जमीन एक बहुत बड़ा कारण होती है जो किसी भी चीज के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसी के साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं श्रमिक। और श्रमिक को समझने का एक और तरीका है, इसे हम लोग कहते हैं मजदूर। अगर आपको गांव के अंतर्गत किसी भी चीज का उत्पादन करना है, जैसे अगर मुझे खेती करनी है तो मुख्य तौर पर मेरे पास जमीन होनी चाहिए, अच्छी मात्रा में जमीन होनी चाहिए, बड़ी आकार की जमीन होनी चाहिए, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, तभी मैं मुख्य तौर पर अच्छी फसल को वहां पर उगा सकता हूं। क्या सिर्फ जमीन के हो जाने से मैं फसल को पैदा कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे जरूरत होगी श्रमिकों की या फिर मजदूरों की। और मुख्य तौर पर देखें कि जो मुख्य तौर पर आप देखें कि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंतर्गत हमें मजदूरों की आवश्यकता, और हमें मजदूर मिल भी जाते हैं। हमें भारत के अंतर्गत प्रचुर मात्रा के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि मजदूर मिल भी जाते हैं। लेकिन समस्या यह है भैया जी कि भारत के अंतर्गत लोग ज्यादा हैं, तो लोग मजदूरी करने के लिए तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग क्या होते हैं दोस्तों, कुशल नहीं होते हैं, अपने काम को बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, है ना, अपने काम को बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं। और भारत के अधिकतर जो हमारे श्रमिक हैं, आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, कि वो बहुत ही गरीब तबके से आते हुए दिखते हैं, अधिकतर अनपढ़ होते हैं, यानी कि उनको कोई भी छोटा मोटा काम या फिर आप देखते हैं कि सामाजिक तौर पर वो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। और इसी वजह से क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो व्यक्ति उनको काम दे रहा होता है वो क्या कर लेता है, वो उनका शोषण कर लेता है ना। आप देखें कि पुरानी फिल्मों के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि भैया जी एक गांव है, उस गांव के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सेठ है और वहां पर लोग उसके यहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो सेठ मन मर्जी से उनको पैसा दे रहा है और उनको पता ही नहीं है भैया जी कितनी मजदूरी उनको मिल रही है, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी है ही नहीं, उनको गिनती तक भी नहीं आती, और उनका जो सेठ है वो उनको लूटता जा रहा है।
तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अधिकतर जनसंख्या भारत में मौजूद है, बड़े स्तर पर हमारे पास श्रमिक हैं, लेकिन ये श्रमिक कुशल नहीं है, ये लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, इसी वजह से इनको मजदूरी का काम करना पड़ता है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से आप देखते हैं कि इनका शोषण किया जाता है और इनकी जितनी मजदूरी तय होती है दोस्तों उतनी मजदूरी इनको मिलती नहीं है। तो और उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो लोग इनको काम देते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, इनके साथ असंतुलित व्यवहार करते हैं। यानी कि क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो इनके साथ एक तो जितनी मजदूरी तय होती है उतनी मजदूरी भी नहीं देते हैं, उसी के साथ साथ काम के घंटे भी तय नहीं होते हैं, है ना। आप देखते हैं कि 12-12, 14-14, 15-15 घंटे तक मजदूरों से काम कराया जाता है और जितनी श्रम देना चाहिए, जितनी मजदूरी देनी चाहिए, उतनी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपके पास अच्छे श्रमिक होंगे, अगर आप उनका सही तरीके से ध्यान रखेंगे, समय समय पर उनको उचित तौर पर क्या करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो उत्पादन अच्छे तरीके से होगा, है ना। तीसरा फैक्टर कि किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, उसको हम लोग कह रहे हैं भौतिक पूंजी, है ना। और भौतिक पूंजी का मतलब क्या है भैया जी? भौतिक पूंजी का मतलब है कि आपके पास अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको कृषि करनी है, तो मुख्य तौर पर आपके पास जमीन होनी चाहिए, यानी कि भूमि होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके पास आपके श्रमिक होने चाहिए। क्या इन्हीं दो चीजों की मदद से मैं उत्पादन कर सकता हूं? नहीं भाई, मुझे जरूरत होगी किस चीज की दोस्तों? औजारों की। मुझे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, मुझे मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फसल का उत्पादन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें बीजों की जरूरत होगी कि अगर मुझे खेती का उत्पादन करना है, मुझे किसी चीज को पैदा करना है, तो मुझे बीज की जरूरत होगी, खाद डालने की जरूरत होगी, और उसी के लिए हमें क्या चाहिए होगा दोस्तों? पूंजी की जरूरत होगी, यानी कि पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपको बीज खरीदने हैं तो उसके लिए भी आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको पैसा यानी कि पूंजी की जरूरत होगी, और इसी के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं? बाजार से बीज को खरीद सकते हैं, फिर अपने खेत में डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं? उसके जरिए जो पैसा आएगा वो अपने मजदूरों में डाल सकते हैं, और उसके जरिए फिर आप उत्पादन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गांव के अंतर्गत अगर आप लोग देखें या शहरों के अंतर्गत आप लोग देखें, कोई ना कोई किसी भी चीज का अगर आपको उत्पादन करना है तो वो इन्हीं तीन चीजों के ऊपर आपको टिका हुआ दिख रहा है। अब चौथा जो हमारा बिंदु है दोस्तों, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं मानव पूंजी, है ना। कि भैया जी अगर मुझे खेती करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो खेती करने के लिए हमें मुख्य तौर पर दोस्तों किस चीज की आवश्यकता है? हमें मुख्य तौर पर खेत हमारे पास होना चाहिए, या फिर हमारे पास भूमि होनी चाहिए। इसकी मदद से क्या उत्पादन हो जाएगा? नहीं। दूसरी चीज है कि हमारे पास श्रमिक होने चाहिए, और अच्छे श्रमिक और अच्छे मजदूर हमें मिलने चाहिए। अगर हमें अच्छे मजदूर मिलेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। क्या सिर्फ इन दोनों की मदद से उत्पादन होगा? नहीं, हमें पूंजी की भी जरूरत होगी, है ना। भौतिक पूंजी जिसे हम लोग कह रहे हैं, भौतिक पूंजी का मतलब हुआ कि भैया जी आपके पास जैसे पैसा होना चाहिए जिसके जरिए आप अपने सामान को खरीद सकें, औजारों को खरीद सकें, बीजों को खरीद सकें। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे हम लोग कह रहे हैं मानव पूंजी, यानी कि जो मनुष्य है ये भी एक प्रकार की पूंजी है ना। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भैया जी जो किसान है, अगर उसको सही तरीके से क्या कर दिया जाए, अपने उत्पादन की जानकारी होगी। अगर कोई किसान है, अगर कोई खेती करने वाला व्यक्ति है ना, और उसे पता है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल को उगाना है, कितना पानी देना है, कितनी बारिश की यहां पर आवश्यकता होगी, कैसे मुझे अपने उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, तो वो किसान जो होगा दोस्तों ज्यादा फसल को पैदा करेगा। वहीं कोई एक ऐसा किसान है जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है जो बिल्कुल ही नौसिखिया है, जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उत्पादन के बारे में। दो व्यक्ति अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें दिखता है कि भैया जी एक है ए व्यक्ति और दूसरा है बी व्यक्ति। इस ए वाले व्यक्ति को सारी जानकारी मौजूद है कि कहां पर कैसा उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, पानी कितना देना है, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि खाद किस प्रकार की देनी है, किस प्रकार के बीजों को डालना है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता। तो कहां पर आप देखते हैं कि उत्पादन ज्यादा होगा? मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास ज्ञान है, तो वो मुख्य तौर पर क्या करेगा? वो ज्यादा उत्पादन पैदा करेगा। और इसीलिए क्या जरूरत है कि जब भी कोई काम किया जाए, किसी भी काम विशेष के अंतर्गत अगर आप लोग लगे हुए हैं जो उत्पादन से संबंधित है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहिए, और उनको कुशल बनाना चाहिए। कुशल का मतलब क्या है कि भैया जी उनको स्किलफुल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनको अपने कार्य के बारे में कोई जानकारी ना हो। तो मुख्य तौर पर अगर किसी भी उत्पादन संबंधी काम को करते हुए अगर हमारे पास ट्रेंड लोग होंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं, जो नुकसान को कम से कम करेंगे, फायदा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो उससे उत्पादन और लाभ होने के बहुत ज्यादा हमें फायदा होते हुए दिखेगा। तो उत्पादन संबंधी ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसके लिए आप देखते हैं कि हर एक चीज गांव के संदर्भ में या फिर शहर के संदर्भ में बटी हुई होती है। अब यहां पर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि में सुधार। हम लोग देखते हैं कि भारत की लगभग आधे से भी ज्यादा जनसंख्या, यानी कि 70% जो हमारे देश की जनसंख्या है वो खेती के अंतर्गत लगी हुई है ना। यानी कि हर 100 में से 70 लोग खेती के अंतर्गत लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है।
भारत के अंतर्गत अभी भी साल 2023 के अंतर्गत हम लोग देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत जो हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, एक तो वो पहले गांव में रहते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं गांव के अंतर्गत रहते हुए खेती के कार्यों में ही संलग्न है। और भारत के अंतर्गत साल 1947 में यानी कि आजादी के समय जो हमारी खेती हुआ करती थी, आप देखें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आजादी के लगभग 75 साल हो जाने के बाद भी आप देखते हैं कि अभी भी बहुत से भारत के गांव हैं जहां पर पुराने तरीके से ही खेती को किया जा रहा है ना। अब हमें इसीलिए क्या जरूरत होगी दोस्तों, इसीलिए हमें जरूरत होगी कि हम लोग अपनी खेती के अंतर्गत सुधार करें, है ना। और हमें यह पता है कि अगर हम लोगों ने अपनी खेती के अंतर्गत सुधार किया तो उसके जरिए हम लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि भारत की जनसंख्या हर साल बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे पास आप देखते हैं कि हमारा जितना देश का आकार है उतना ही रहेगा। हम देश को फैला तो नहीं सकते, देश हमारा जितना है आकार के हिसाब से उतना ही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके पेट भरने की जरूरत है, इन सभी को खाना देने की जरूरत है। तो इसीलिए मुख्य तौर पर हमें कृषि में, अपनी खेती में नए नए इनोवेशंस करने होंगे, नए नए तरीकों को अपनाना होगा, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती के अंदर जो हमारा होने वाला नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर क्या करना होगा भैया जी, अगर हमें अपनी खेती में सुधार करना है तो सबसे पहले हमें मुख्य तौर पर हमें जो आधुनिक तरीके हैं, जो हमारे नवीन तरीके हैं उन पर चलना होगा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर हमें चलना होगा, जो हमारी मशीनरी है ट्रैक्टर्स के साथ हमें चलना होगा। मुख्य तौर पर भारत के हर गांव के अंतर्गत बिजली की व्यवस्था करनी होगी, बिजली की मदद के साथ नई नई मशीनों के साथ मुख्य तौर पर उत्पादकता तेजी के साथ आप देखते हैं कि बढ़ाई जा सकती है। उसी के साथ साथ हमें मुख्य तौर पर अच्छी तकनीक को, अच्छी टेक्नोलॉजी को लगाना है, नई मशीनों का प्रयोग करना है और उन बीजों का प्रयोग करना है भैया जी जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उत्पादक होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आपको दिखता है कि उत्पादन करने में मदद कर सकते हैं। और उनको हम लोग एक मुख्य तौर पर जानते हैं, इनको HYV बीज के तौर पर पुकारा जाता है। HYV बीजों के तौर पर इनको क्या किया जाता है दोस्तों, आप पुकारते हैं और इनके जरिए क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि जो उत्पादन होता है वो बहुत तेजी के साथ किया जा सकता है। और साधारण बीजों के जरिए हम बहुत कम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग HYV बीजों का प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और क्या चीजें की जा सकती हैं अगर हम लोग कृषि में सुधार करना चाहते हैं दोस्तों, तो भारत एक ऐसा शहर है, भारत एक देश ऐसा है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के शहर देखते हैं। और इन शहरों के अंतर्गत हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां दिख जाती हैं। भाई नदियों वाला देश है हमारा प्यारा भारत, है ना। अगर आप लोग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हैं, उत्तर भारत को देखते हैं, दक्षिण भारत को देखते हैं, तो समस्त भारत के अंदर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी, बहुत छोटी छोटी नदियां दिख जाती हैं जो भारत को एक अद्भुत देश बनाती हैं। लेकिन आप देखें कि भारत की ये जो नदियां हैं, इनका जो प्रारूप है, जिस तरीके से ये नदियां बह रही हैं वो सही तरीके से नहीं है। जनसंख्या बढ़ती चली गई, लोग नदियों के किनारों पर बसते चले गए और आप देखते हैं कि इस वजह से जो हमारी नदियां थी उनका आकार बहुत कम होता जा रहा है। लोग नदियों का जो क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा करते जा रहे हैं और नदियों का जो वास्तविक रूप था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जरूरत है कि हम मुख्य तौर पर क्या करें कि अपनी जो नदियां हैं, उन नदियों से निकलने वाला जो पानी है उनको किसके साथ जोड़ें, उनको नहरों के साथ या फिर कैनाल्स के साथ जोड़ें, कि नदियों के पानी को डाइवर्ट किया जाए, है ना, नदियों के पानी को क्या किया जाए, बांटा जाए और छोटी छोटी नहरों के जरिए क्या किया जाए, शहरों में लाया जाए और उसके बाद आप देखते हैं कि इनको फिर खेतों तक पहुंचाया जाए। अगर इस तरीके से क्या किया जाएगा, हम लोग सुचारू तरीके से इस तरीके से काम करेंगे तो हम लोग अपने खेतों के अंतर्गत मौजूद अच्छे तौर पर क्या कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर अच्छी मात्रा में क्या मिलेगा दोस्तों, पानी मिलेगा, तो आप सभी को पता है कि हम लोग ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अपनी जनसंख्या की जो बढ़ी हुई भूख है उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कुछ और हमारे बिंदु हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या है दोस्तों, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी सिंचाई की सही सुविधा है, कि अगर हम लोग मुख्य तौर पर क्या करेंगे, अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि अच्छे मशीनों का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि अच्छे प्रकार से पानी की सुविधा को रखेंगे या फिर सिंचाई की सुविधा को रखेंगे, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों को पैदा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान देने वाला है वो क्या है भैया जी, भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है, भारत के अंतर्गत मुख्य तौर पर अगर कोई एक खेत है तो उस खेत के अंदर क्या किया जाता है, एक ही प्रकार की फसल को उगाने की चेष्टा की जाती है या फिर रुचि दिखाई जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी खेत है तो उस खेत के अंतर्गत क्या किया जाए, हर 6-6 महीने या फिर 3-3 महीने के अंतराल पर भिन्न भिन्न प्रकार की खेती करनी चाहिए। कि मान लीजिए कि आपने कुछ समय के लिए दाल को उगाया, फिर कुछ समय के लिए आपने चने को उगाया, कुछ समय के लिए आपने चावल को उगाया, तो एक साल विशेष के अंतर्गत जब आप अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे मुख्य तौर पर जो जमीन की उत्पादकता होती है ना वो बनी रहती है, वो अपनी उत्पादकता को खोती नहीं है। तो मुख्य तौर पर हमें एक साल विशेष के अंतर्गत
अगर आप लोग फसलों को उगाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही प्रकार की फसल को नहीं उगाना है, हमें भारत के संदर्भ में मुख्य तौर पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो मौसम है उसके अनुरूप अपनी फसलों को उगाना है। जितनी ज्यादा फसलों को हम उगाएंगे जो अलग अलग तरीके की होंगी, उतना ही वो हमारे खेतों के लिए फायदेमंद होगी और उतना ही ज्यादा उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अच्छे बीजों का प्रयोग हो, अच्छी मशीनों का प्रयोग हो, पानी की सुविधा हो और हम लोग बहुविधि प्रणाली का यानी कि एक ही खेत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से जो हमारी फसलें हैं उनको अगर पैदा करेंगे तो ज्यादा उत्पादन हमें होता हुआ यहां पर दिख सकता है। अब एक और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों जो हमारे समक्ष है वो क्या है कि भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि जो हमारा भूम जल है या फिर आप लोग क्या देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भारत के अंतर्गत जो हमारी जमीनों के अंदर मौजूद पानी है वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि समाप्त होता जा रहा है। और भारत के अंतर्गत इसी वजह से खेती के अंदर बेहतरी करने के लिए आप देखते हैं कि 70 के दशक में मुख्य तौर पर एक क्रांति को शुरू किया गया था जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति क्या है दोस्तों कि मुख्य तौर पर भारत उत्पादन में खेती के मामले में बेहतर हो सके, आप देखते हैं कि इसको शुरू किया गया था और एक व्यक्ति है जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, है ना। MS स्वामीनाथन जी ने क्या किया था दोस्तों, इस हरित क्रांति को भारत के अंदर शुरू किया था। इनका यह कहना था कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारे गांव के इलाके हैं वहां पर अच्छी मात्रा में अच्छे बीजों को देना है, अच्छी बिजली को देना है, अच्छे आधुनिक तरीकों को प्रयोग लाना है और उसी के जरिए हम लोग फिर भारत में उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या जो भारत के अंतर्गत वो ये है कि जब हमने हरित क्रांति को लेकर आए, यानी कि हरित क्रांति का मतलब कि जब हम अच्छे बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी मशीनों को लेकर आ गए, पानी की व्यवस्था दे दी और हम क्या कर रहे हैं, हर साल के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग फसलों को उगा रहे हैं। इससे हमारी खेती में फायदा तो हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि भारत के जो बहुत से क्षेत्र रहे हैं वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर कमी आई है। भारत के अंदर जो जमीन का पानी है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे कारण यह है कि मुख्य तौर पर मनुष्य ने क्या किया है दोस्तों, मनुष्य ने बारिश को प्रभावित किया। भैया जी बारिश कैसे होती है, आप सभी को पता है कि अगर आपको बारिश करनी है तो बारिश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, हमें हरियाली चाहिए होती है। ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर जंगल होगा ना वहां पर आप लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होने की संभावना होती है। लेकिन मनुष्यों ने अपनी आपको दिखता है कि नुकसान के अब अपने लालच के लिए मुख्य तौर पर जो हमारे जंगल थे उनको खत्म कर दिया, जंगलों को काट दिया। अब जंगल कट गए, वहां पर आप देखते हैं कि फैक्ट्रियां खड़ी कर ली या फिर आप लोग देखते हैं कि मनुष्य खुद ही बस गए, उन्होंने वहां पर अपने घर बना लिए। हरियाली खत्म हो गई। हरियाली खत्म होने की वजह से जितनी बारिश पहले हुआ करती थी अब उतनी नहीं हो रही और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि बारिश नहीं होने की वजह से जो पानी की किल्लत थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जो जमीन के गर्भ में मौजूद हमारा पानी था वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, फिर धीरे धीरे खत्म होता दिख गया। और इसी वजह से आप लोग देखें वर्तमान समय में भारत के अधिकतर जो गांव हैं वो पूरे तौर पर आपको पानी की किल्लत से गुजरते हुए दिखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, है ना, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है वहां पर आप लोग देखें कि बहुत से ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है, पानी की ट्रेनें निकाली जाती हैं। तो भारत के बहुत से शहरों से आप देखते हैं कि पानी के बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उसके अंदर पानी के टैंकर्स को ट्रेन में डाल दिया जाता है ना, और वो ट्रेन पहुंचती है उन इलाकों में और फिर वहां के लोग पानी को प्राप्त कर पाते हैं। तो उन क्षेत्रों के अंदर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि चीजें बहुत ही खतरनाक हो चुकी हैं। लातूर कर जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी स्थिति कुछ इसी प्रकार से आपको दिखती है ना। तो इसी वजह से दोस्तों हमें क्या जरूरत है, हमें मुख्य तौर पर अपनी खेती के अंतर्गत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपने खेती के अंतर्गत हमने मुख्य तौर पर सुधार नहीं किया तो भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जहां पर अधिकतर लोग खेती में ही लगे हुए हैं और देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उन दोनों के लिए क्या हो सकता है, समस्या खड़ी हो सकती है। अब एक नया बिंदु हमारे सामने मौजूद है दोस्तों, जिसे हम लोग कैसे कह रहे हैं, जिसे हम लोग जमीन के अति उपयोग से हानि, है ना। हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर मनुष्य ने जो जमीन का प्रयोग किया है ना बहुत ही गलत तरीके से किया, बहुत ही अंधाधुंध तरीके से हमने जमीन का या फिर जो अपनी ये भूमि है उसका प्रयोग किया है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। रासायनिक उर्वरकों का मतलब है कि भैया जी केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है, कि खेती के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर केमिकल्स को डाला जा रहा है ना, क्योंकि उत्पादन तो ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, अपनी फसल को उगाना है, ज्यादा फसल हमें चाहिए, है ना, फायदा करने के लिए, अपने आप को लाभ पैदा करने के लिए। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फसल को पैदा करने के लिए केमिकल्स को डालना शुरू कर दिया है। अब ये केमिकल्स जब जमीन में चले जाते हैं तो इससे आप लोग क्या देखते हैं कि जमीन की जो अपनी उत्पादकता की क्षमता होती है वो कम होते हुए दिख जाती है। यहाँ पर आपको एक अंकल जी दिख रहे हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं भैया जी, आसानी के साथ आपको दिख रहा है कि ये फसलों के ऊपर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं।
अपने रासायनिक उर्वरक का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, इससे फसल ज्यादा तो पैदा हो जाएगी, लेकिन आप सभी को पता है कि जब यही केमिकल जमीन के गर्भ में जाएगा तो इससे जो जमीन की अपनी शक्ति है वो बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाएगी, और आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि ये जो हमारे खेत हैं वो मुख्य तौर पर आपको बंजर होते हुए दिख जाएंगे, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर ये हरित क्रांति को शुरू किया गया, इसमें यही कहा गया कि जो पुराना तरीका होता है, जो हम खाद के साथ, यानी ये जो जानवरों का आप देखते हैं कि गोबर होता है, उससे बनी हुई जो हमारी खाद होती है, जो पूरे तौर पर आपको दिखती है कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, उसको अगर हम खेती में रखेंगे तो उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है, ज्यादा उत्पादन भी होगा और जमीन की जो उत्पादकता क्षमता है वो भी कम नहीं होगी। ठीक, उसी के साथ साथ हमें मुख्य तौर पर क्या करना होगा, अगर हम लोग अपनी खेत हैं और उन खेतों के अंदर मौजूद जो हमारी भूमि है ना, हमारी भूमि हुई या फिर हमारे जो खेत हुए, इसकी जो शक्ति है, जो उसकी उत्पादन की शक्ति है, इसे बरकरार रखना चाहते हैं या फिर इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुख्य तौर पर भैया जी जो केमिकल से उनका छिड़काव करना बंद कर दो और उसकी जगह मुख्य तौर पर हमें क्या करना होगा, हमें खाद का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो खाद का प्रयोग करने से दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं कि खाद का प्रयोग करने से ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हितैषी है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इससे जमीन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जमीन आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, उत्पादन देगी। तो मुख्य तौर पर अधिक से अधिक खाद का प्रयोग कर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जमीन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप देखें कि ये जो हमारे केमिकल्स हैं जब ये जमीन में चले जाते हैं और जमीन के अंदर मौजूद जो हमारा भूमि का जल होता है उसमें भी ये मिल जाते हैं, तो अगर हम केमिकल्स को अपनी फसलों पर डालते हैं तो उससे हमारी फसल तो खराब होती ही है, फसल जल्दी पैदा हो जाती है लेकिन खाने से नुकसान होता है। लेकिन जब वो ही हमारा केमिकल जमीन में चला जाता है तो उससे जो हमारे जमीन के अंदर मौजूद भूमि का जल है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, आपको प्रदूषित हो जाता है। और अगर आप लोग ये वाला पानी पिएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है दोस्तों, नुकसान होता हुआ हमें दिख जाता है। तो मुख्य तौर पर इस नुकसान को भी कम करने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा, जो हमारा प्राचीन तरीका है ना, वो क्या है भैया जी कि हमें मुख्य तौर पर अपनी खाद के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा। नया बिंदु है वो ये है कि अगर हम लोग भारत के गांव के अंतर्गत बात करें या फिर हम लोग हमारा ये जो आप देखते हैं कि पालमपुर गांव है, इसके अंतर्गत भी हमें क्या दिखता है दोस्तों, जो भूमि का बंटवारा है वो मुख्य तौर पर क्या दिखता है, बहुत ही असमान तौर पर दिखता है कि जो जमीन को जिस तरीके से बांटा गया है वो बहुत ही असंतुलित है ना। बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, एक गांव का एक तरीके से आपके सामने क्या दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, तो आप देखें कि गांव के अंदर बहुत से लोग होंगे जिनके पास बड़े बड़े खेत आपको दिख जाएंगे, है ना। गांव में बहुत से लोग होंगे जिनके पास बड़े बड़े खेत होंगे और वहीं पर कुछ लोग होंगे भैया जी जो छोटे छोटे खेतों के अंदर ही क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको उत्पादन करते हुए दिख रहे हैं, है ना। ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा, जी हाँ, है ना, जी हाँ, कुछ ऐसा आपको अधिकतर दिख जाता है कि अगर हम लोग भारत के अधिकतर गाँव के अंतर्गत देखें तो जो वहां पर जमीन का बंटवारा हुआ होता है ना, वो बहुत ही असमान तरीके से हुआ है। जमीन की जो अधिकांश आप देखते हैं कि गांव के अंदर जो अधिकांश भूमि होती है या फिर जो खेत होती है वो गांव के कुछ ही लोगों के पास होती है। जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, वो मुख्य तौर पर गांव के उन संसाधनों पर ज्यादा शुरुआत से कब्जा कर रखे होते हैं और वही फिर चलता आता रहता है। तो आप देखते हैं कि जमीन का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ होता, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास गांव की अधिकतर जमीन होती है और जो अधिकतर गांव के किसान लोग होते हैं वो छोटी छोटी टुकड़ियों पर क्या करते हैं, आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके अंदर फिर उन्हें खेती करनी पड़ जाती है और इससे आप देखते हैं कि जो हमारे किसान है वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, उत्पादन करने में उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। अब इसी देखते हैं कि खेती की ये जो हमारी जमीनें हैं जब ये छोटे छोटे आकारों में होती है, क्योंकि अब किसानों के पास कम कम भूमि है, कम कम जमीनें हैं, अब इस कम कम जमीन हो जाने की वजह से कोई किसान क्या कर सकता है कि क्या वो अपने परिवार का पेट भर पाएगा, नहीं भैया जी, परिवार का पेट तो भरना वो मुख्य तौर पर क्या है कि वो लाभ भी नहीं कमा सकता, कि जितना वो फसल उगाएगा बाजार में उसकी कीमत बहुत कम लगेगी तो अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाएगा और उसी के साथ साथ वो स्वयं को क्या नहीं कर पाएगा, एक अच्छा जीवन नहीं दे पाएगा। तो छोटी जमीन हो जाने की वजह से आप लोग देखते हैं कि हमारे छोटे किसानों को अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत परेशानी आ जाती है। तो भैया जी ये तो वो किसान है जिनके पास जमीनें हैं, उनको जीवन गुजारने में बहुत परेशानी आती है। कल्पना कीजिए उनके बारे में जिनके पास जमीन है ही नहीं, जो गांव के अंदर भूमिहीन है, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो जमीनों के मालिक हैं ना, जो बड़े बड़े खेतों के मालिक हैं, उनके यहाँ जाके काम करते हैं। तो जो भूमिहीन किसान है उनका जीवन तो और भी ज्यादा आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर बदतर होता है या फिर बहुत जबरदस्त तौर पर उनके लिए अपने जीवन को गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि जो बड़े खेतों का मालिक है ना, जो बड़े खेत का मालिक है वो जितनी मजदूरी दे देता है उसी से उनका जीवन चलता है। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग जो ये जमीन का बंटवारा
हमें गांव के अंतर्गत असंतुलित तरीके से दिखता है, अगर उसे संतुलित तरीके से किया जाए तो मुख्य तौर पर क्या किया जा सकता है, हम देख सकते हैं कि हम लोग देश के अंतर्गत जो हमारी ये कृषि है और गांव के अंतर्गत ये जो भूमि का असंतुलित हुआ रूप है इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने आप सभी के सामने ये जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हुए हैं दोस्तों, इसको एक एक करके डिस्कस किया है। आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं और आप सभी के साथ कुछ और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले अब यहां से हम लोग आप सभी के साथ जो आपके क्विज के क्वेश्चंस होंगे उनको एक एक कर आप सभी के सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। कि जब भी हम लोग उत्पादन की बात करते हैं कि आपको अगर कुछ भी चीज उत्पादित करनी है तो उसके कितने साधन होंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ABCD। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज को पैदा करने के लिए मुख्य तौर पर हमें कितने प्रकार के साधनों की जरूरत होती है। 1 2 3 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपको किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो मुख्य तौर पर हमें उसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपको भूमि की जरूरत होगी, उसके बाद आप सभी को पता है कि आपको श्रमिक यानी कि मजदूरों की जरूरत होगी, तीसरा आपको पता है कि आपको भौतिक पूंजी की यानी कि आपको पैसा की जरूरत होगी, है ना, जिसके जरिए आप लोग किसी सामान को, कच्चे माल को खरीद सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपको मानव पूंजी, एक ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो ट्रेंड होंगे, जो काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये 4 चीजें हमें किसी भी चीज के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी दिखती हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि उत्पादन का अर्थ है कि मुख्य तौर पर उत्पादन होता क्या है। नई वस्तु को बनाना, उपयोगिता का सर्जन करना, उपयोगिता का नाश करना, या फिर लाभदायक होना। कि उत्पादन शब्द को जब भी हम लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से सही आंसर अपने कॉमेंट के अंदर बताना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग उत्पादन शब्द को देखते हैं तो उत्पादन का मतलब क्या है। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी भी चीज को निर्मित करना, है ना, या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज को तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर किसी नई वस्तु को सर्जन करना, किसी नई वस्तु को निर्मित करना, बनाना, तैयार करना, यही हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनेगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन का मतलब कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि वो एक्टिव नहीं होता है ना। यानी कि आप देखते हैं कि वो उत्पादन में बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन उसकी उपस्थिति हमें ज्यादा नहीं दिखती है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है, श्रम, संगठन, साहसी या फिर भूमि, है ना। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें उत्पादन करना होता है तो उत्पादन का जो हमारा निष्क्रिय साधन होता है वो होती है हमारी भूमि, है ना। अब जमीन मौजूद है, अब जमीन जो है मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि एक साधन के तौर पर मौजूद है। हम इसका किसी भी तरीके से हम इसका किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इस पे दुकान डाल सकते हैं, इस पे खेती कर सकते हैं, इस पे फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो जो हमारा उत्पादन है इसका जो निष्क्रिय साधन है वो हमारी भूमि हमें दिखती है। जो हमारे श्रमिक हैं या फिर मजदूर हैं वो तो एक्टिव हैं, वो तो काम करेंगे ना, जमीन तो वहीं पड़ी हुई है, उस पर मनुष्यों के द्वारा काम किया जाएगा। तो जमीन एक हमारा निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि HYV जो हमारे बीज होते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है। अधिक उत्पादन करने वाले बीज, निम्न उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले खेत, या फिर निम्न उत्पादन करने वाले खेत। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जल्दी से आपको आंसर बताना है दोस्तों कि मुख्य तौर पर HYV का तात्पर्य क्या होता है। भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि क्या किया गया दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरित क्रांति को शुरू किया गया कि खेती में भारत मजबूत हो, इसके लिए हमने एक प्रकार से नए रेवोल्यूशन को शुरू किया और इस हरित क्रांति के जरिए भारत में अच्छे अच्छे बीजों को प्रयोग करने की बात की गई। और इन बीजों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, HYV हमारे जो बीज होते हैं उनके तौर पर पुकारते हैं। और इनके जरिए क्या होता है दोस्तों, ये अच्छे प्रकार के बीज होते हैं जिससे आप लोग देखते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। अधिक उत्पादन करने वाले जो बीज होते हैं उन्हें HYV बीजों के तौर पर पुकारा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं कि हरित क्रांति के जरिए भारत के अंतर्गत हुआ क्या था। क्या भारत के अंदर गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, उसका उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा था। ज्वार और बाजरा का उत्पादन में कमी आ गई थी। गन्ने की खेती में प्रत्याशित कमी आई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हरित क्रांति भारत में 70 के दशक में आपको होती हुई दिख रही है तो उसके अंतर्गत मुख्य तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि उससे हुआ क्या। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने और आपको जल्दी से सही ऑप्शन हमारे सामने पेश करना है। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत के अंतर्गत मुख्य तौर पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति को शुरू किया था। और ये जो हमारी हरित क्रांति शुरू हुई इसने मुख्य तौर पर क्या किया दोस्तों, हमारे गेहूं को और उसी के साथ साथ जो हमारा चावल था उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि हुई। तो भारत
हरित क्रांति शुरू करने से पहले दूसरे देशों से अनाज को मंगाया करता था। भारत एक कमजोर देश था, जहां पर लोग थे, जनसंख्या ज्यादा थी, खेती हम करते थे, लेकिन हमारी खेती अपने ही लोगों का पेट नहीं भरती थी, और इसी वजह से हमें अमेरिका से खाने को, अनाज को उधार लेना पड़ता था। बड़े बड़े पानी के जहाजों में अनाज आया करता था, गेहूं चावल आते थे, और फिर वो भारत के लोगों में बढ़ते थे। लेकिन 1970 के आसपास के समय में हम लोग देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति शुरू होती है। हम अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं, अच्छी मशीनों का प्रयोग करते हैं, हम खाद का प्रयोग करते हैं, अच्छे बीजों का प्रयोग कर कर भारत में बड़ी मात्रा में तेजी से उत्पादन होता है। और भारत के दो राज्य, पंजाब और हरियाणा, वो इतना ज्यादा उत्पादन कर देते हैं कि वो हद से ज्यादा हो जाता है। और भारत जो एक समय दूसरे देशों से अनाज को लिया करता था, हरित क्रांति की मदद से आपको दिखता है कि दूसरे देशों को फिर अब हमारा भारत अनाज भेजना शुरू कर देता है। तो गेहूं और चावल में इसके जरिए बहुत जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई। अगला सवाल है कि पालमपुर गांव के जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर क्या पेशा रखते हैं, या फिर भारत के अधिकतर गांव के जो लोग होंगे वहां पर हमें किस प्रकार का पेशा दिख जाएगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंतर्गत पूछा गया है। पालमपुर गांव के अंतर्गत जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर किस प्रकार के पेशे या फिर व्यवसाय या फिर कार्य में आपको संलग्न दिखेंगे। नौकरी, खेती, बेगारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेगारी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए काम है, कुछ समय के लिए काम नहीं। खेती, नौकरी, 4 ऑप्शंस हैं और आपको जल्दी से सही ऑप्शन चूज कर लेना है। हम देख रहे हैं कि भैया जी जो हमारा पालमपुर गांव है, इसके अंतर्गत जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर अधिकतर खेती या फिर कृषि के अंतर्गत लगे हुए हैं, और भारत के हर गांव के अंतर्गत अधिकतर लोग खेती के अंतर्गत ही संलग्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनता है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जितने भी हमारे क्विज के क्वेश्चंस थे उनको एक एक करके डिस्कस किया। बढ़ लेते हैं आगे और आप सभी को लेके चलते हैं किसकी तरफ, आप सभी को लेके चलते हैं रिवीजन की तरफ। आज की क्लास में हमने किन किन चीजों को पढ़ा है। हमने मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव के अंदर अधिकतर किस प्रकार के काम होते हैं वो देखा। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है उसको समझा। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो कृषि है वो पुराने समय के रूप में रही थी, उसमें सुधार किया गया कैसे उसको हमने जाना। उसके बाद जमीन का ये जो हमारा अति प्रयोग है, इसके गलत तरीके से प्रयोग करने से जमीन की शक्ति कम हो जाती है, इसको कैसे सही कर सकते हैं वो समझा। और जमीन का जो वितरण हुआ है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत असमान हुआ है, और इसी वजह से जो हमारे बहुत से ग्रामीण लोग हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हमें दिखते हैं। तो मुख्य तौर पर ये हमारी आज की क्लास के बिंदु रहे थे दोस्तों, इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के समक्ष डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, क्या करते हैं भैया जी, आप सभी का करते हैं धन्यवाद, है ना। क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को कहते हैं थैंक्स। अब तक हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ पालमपुर गांव की कहानी, इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के और संदर्भ में कि क्या सिर्फ गांव के अंदर लोग खेती का ही कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लोग और भी बहुत से व्यवसाय करते हैं, और उस तरीके के व्यवसाय करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं गांव के अंदर, और किस किस तरीके के कार्य किए जाते हैं, महिलाएं किस तरीके के काम को करती हैं, उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ करेंगे डिस्कस। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारी ऐप है, वहां पर दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पर तो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको हमारी ऐप पे जाना होगा और वहां पर आप लोग अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।